जैसा कि हम पिछली वीडियो में देखे थे द अर्थ बोले तो पृथ्वी के, तो खासकर जो उसमें जो हम देख रहे थे वो लिथोस्फीयर देख रहे थे, यानी जो स्थल मंडल है उसको। तो उसी से कंटिन्यू हम सेकंड वीडियो देखते हैं। तो सेकंड में देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। द एलिमेंट्स आर जियोकेमिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 5 मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर बॉन्डिंग करेक्टर्स, यानी जो उसके जो बंधन, रासायनिक जो बंधन है उनके आधार पे अगर हम देखेंगे तो उसको मुख्य 5 समूह में डिवाइड किया गया है। एक बार ये यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो फर्स्ट देखेंगे इसमें, फर्स्ट है हमारा लिथोफाइल एलिमेंट्स, यानी वह एलिमेंट्स विच द आयोनाइज्ड द रेडली और फॉर्म द स्टेबल ऑक्सी एनायंस। तो वह लिथोफाइल्स वह तत्व होते हैं जो आसानी से आयनित हो जाते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ बना लेते हैं। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो जैसे कौन कौन सा इसमें बना लेता है, तो जैसे है इसमें ऑक्सीजन, सिलिका और Fe, और भी तमाम मिनरल्स हैं। तो कंटिन्यू हम देखते हैं। दूसरा हमारा चाल्कोफाइल एलिमेंट्स, तो देखते हैं ये क्या होते हैं। तो विच टेंड टू फॉर्म द कोवैलेंट्स बॉन्ड विद सल्फाइड, यानी जो क्या है हमारे सल्फाइड के साथ क्या है सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, चाल्कोफाइल्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कौन कौन से, जैसे सल्फर हो गया हमारा, सेलेनियम हो गया, Fe हो गया, Fe बोले तो सेलेनियम, Ni बोले तो निकिल, NCu बोले तो कॉपर। तो ये हमारे क्या है चाल्कोफाइल एलिमेंट्स होते हैं जो सल्फर के साथ क्या है बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से हम कंटिन्यू देख लेते हैं। दूसरा आता हमारा सेड्रोफाइल एलिमेंट्स, यानी वह एलिमेंट जो ये कौन से एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं जो आयरन के साथ जो मेटाबॉलिक बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो देखते हैं विच एलिमेंट्स फॉर्म द मेटाबॉलिक बॉन्ड्स, यानी जो हमारे जो धातु के साथ बंध बना लेते हैं वह कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे Fe हो गया, Fe बोले तो आयरन, निकल और हमारा कोबाल्ट हो गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट है देख लेते हैं हमारा, यह है हमारा एटमॉस्फाइल एलिमेंट्स या फिर वायुमंडलीय एलिमेंट्स। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो वह एलिमेंट टेंड टू द रिमेन इन द एटमॉस्फेरिक गैसेस, इसमें क्या एटमॉस्फेरिक गैसों से जो बनते हैं उसमें। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसमें। जैसे एन हमारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया और तमाम भी हैं। तो कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता हमारा बायोफाइल्स एलिमेंट्स। तो इसमें क्या कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। तो वह होते हैं तो विच टेन टू बी एसोसिएटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या है बंध बनाते हैं या जो जुड़े रहते हैं। तो कौन कौन से जुड़े रहते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, और क्या हमारा ये हो गया हमारा फास्फोरस। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे पोटास नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। एक बार हम हम बायोस्फीयर का एक बार हम मैप देख लेते हैं कैसे क्या होता है बायोस्फीयर में, हम किसे बोलते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट बायोस्फीयर में क्या है मिले होते हैं। तो एक बार देखते हैं। इसमें बायोस्फीयर में हमारा लिथोस्फीयर भी होता है, बायोस्फीयर में हमारा हाइड्रोस्फीयर भी होता है, बायोस्फीयर में हमारा एटमॉस्फेयर, यानी हम कह सकते हैं कि जो अर्थ के साथ साथ यानी जो भी वाटर होता है, एटमॉस्फेयर जो पूरा इन्वायरमेंटल होता है वो सब क्या कहलाता है हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। और बायोस्फीयर में ही हम सब लोग क्या है जीव रहते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। तो कंटिन्यू और हम आगे देखते हैं। ये हमारा दूसरा है, पहला हम बात लिथोस्फीयर की क्या हम बात कर चुके थे। सेकंड हमारा हाइड्रोस्फीयर जो कि क्या है हमारा जलमंडल इसको कहते हैं। तो देख लेते हैं जलमंडल, कंटिन्यू जलमंडल को। द कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ क्रस्ट सरफेस, यानी जो पृथ्वी की भूपपड़ी का लगभग 75% के आसपास ये क्या है कवर करता है। कौन सा हमारा हाइड्रोस्फीयर, आप इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हाइड्रोस्फीयर कितना कवर करता है 75% के आसपास। कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज 10 किलोमीटर डीप एंड एक्यूपाइज 70% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी जो हाइड्रोस्फीयर होता है वह हमारा 10 किलोमीटर तक गहराई तक होता है और पृथ्वी की सतह का लमसम 70% का, मान लो ये एक तरह से क्या पाया जाता है 70%।
तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोस्फीयर को ही। द हाइड्रोस्फीयर मेकअप ओनली 6.91% ऑफ द अर्थ मास, यानी जो हमारे जो टोटल जो जलमंडल होता है वह द्रव्यमान का टोटल तो कितना होता है 6.91%, ध्यान रखिएगा। जबकि सबसे अधिक क्या पाया जाता है लिथोस्फीयर, कितना 93% के आसपास पाया जा रहा है, और ये कितना 6.91%, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन वट द वॉल्यूम बेसिस पे, ये किस बेसिस पे था, ये हमारा था मास बेसिस पे, ध्यान रखिएगा द्रव्यमान बेसिस पे, जबकि वॉल्यूम बेसिस पे 15 टाइम मोर होता है देन द विजुअल अबव लैंड, द विजुअल अबव द सी लेवल, यानी जो समुद्र तल से ऊपर जो दिखाई देने वाली भूमि का ये लमसम कितना 15 गुना अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मास बेसिस पे कितना होगा, केवल 6.91%, ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी में कंटिन्यू, इट कंटेंट द एब्जॉर्ब एयर एंड कैरियर्स पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, इसमें अवशोषित हवा और चट्टानों के कणों के तलछट के रूप में ले लेती है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। द मोस्ट ऑफ इट लाइज विथ इन द ओशियन बेसिन एंड आल्सो अपीयर ऑन सरफेस ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ए ग्राउंड वाटर्स, इसमें जो अधिकांश भाग क्या है जो हमारा महासागर होता है बेसिनों में होता है, और अगर भूमि की सतह पर हम देखेंगे तो इसमें नदियाँ, तालाब, झीलों और झीलों में भूजल के रूप में हमको क्या है दिखाई देता है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं 6 पॉइंट देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट वाटर वेरीज, यानी विभिन्न जलों की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे देख लेते हैं सागर में इसकी एक बार ध्यान रखेंगे, जब भी हम साल्ट को जब देखेंगे तो उस समय ईसी के बेसिस पे देखेंगे, ईसी बोले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एक बार महासागर या सागर का देख लेते हैं। द सी वाटर कंटेंट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द सोलूबल साल्ट, यानी इसमें जो सोलूबल साल्ट होते हैं वह सबसे अधिक होते हैं। तो कितना इनकी ईसी होती है एक बार देख लेते हैं इसी बेसिस पे। इसमें 60,000 माइक्रो साइमन पर सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा आप। मोस्ट ऑफ बेचेज, और जो हमारा साल्ट होता है वो कौन सा होता है, वो साल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक बोलते हैं, इसको हम रॉक साल्ट के भी नाम से जानते हैं। जैसा कि हिंदी में देख लेंगे तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में घुलनशील लवण हमारा कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, और इसकी जो ईसी होती है वह होती है 60,000 माइक्रो साइमन पर सेंटीमीटर है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। और मोस्टली कौन सा हमारा साल्ट है, तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हमारा किस में हमने देखा था, ये हमारा सी वाटर में देखा था। अब हम एक बार रिवर में देख लेंगे। तो द रिवर वाटर कंटेंट ओनली ये फ्रैक्शन ऑफ द सच साल्ट है, यानी इसमें नदियों में कुछ लवण होता है, एक अंश होता है। तो कितना होता है, लगभग 591 माइक्रो साइमन पर सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान रखेंगे नदियों का जो क्या नाम है साल्ट हो सकते हैं वह कितना डाइसाइमन पर हो सकते हैं, या फिर जो ईसी होता है वह कितना हो सकता है 591 माइक्रो मिलीमोच हो सकता है ईसी। तो ध्यान रखिएगा नदियों का 591, जबकि समुद्र का होता है 60,000। तो ध्यान रखिए कितना गुना अधिक है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं, वाटर के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देर आर 1386 यानी 1396 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस अर्थ, यानी ये अनुमान लगाया गया था कि पृथ्वी पर 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू। द साल्ट वाटर कंटेंट फॉर 97.5% ऑफ दिस अमाउंट, यानी जो टोटल जो साल्ट है वह हमारा वाटर कितना 97.5% हिस्सा खारे पानी का है। तो ध्यान रखिए, जबकि फ्रेश का कितना है केवल 2.5% होता है। द फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.5%, यानी जो फ्रेश वाटर है वो ओनली या जो ताज़ा पानी है वह केवल 2.5% हिस्सा है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग। ऑफ दिस फ्रेश वाटर 68.9% is in the form of ice and permanent snow cover in the Arctic and Antarctic and mountain glacier, यानी जो 2.5% पानी है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, जो 2.5% पानी है इसका 2.5% का पानी का 68.5% ये कहाँ पे है, ये हमारे आर्कटिक, अंटार्कटिक और पहाड़ी ग्लेशियरों में जो किसके बर्फ़ और स्थायी बर्फ़ के रूप में क्या है जमा हुआ, ध्यान रखेंगे। और आगे कंटिन्यू देख लेते हैं। तो 13.8% इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर, यानी जो 69% तो हमारा इस तरह से हमने देखा था
कि 2.5% का 69%, लेकिन यहाँ पे क्या है 30%, 30.8% पानी इज द फॉर्म ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर, यानी ये क्या है ताज़ा भूजल के रूप में उपलब्ध है। आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट खासकर इससे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब देखेंगे ओनली 0.3% ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज इन ईजिली एक्सेसिबल लेक रिजर्वायर एंड रिवर सिस्टम, यानी जो 2.5% का कितना 0.5%, ध्यान रखने वाली बात है, 2.5% का है फ्रेश वाटर का, ध्यान रखेंगे। तो 2.5% फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी जो कि हमें क्या है पृथ्वी पर ताज़ा पानी पीने के लिए अवेलेबल है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और जो कि हमारे लेक बोले तो झीलों, जलाशय और नदी प्रणालियों में है। तो ये हमारा वाटर वाला कंप्लीट होता। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। तो हाइड्रोस्फीयर एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, यानी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। शब्द क्या है हमारा, वर्ड शब्द है हमारा एटम्स, मीनिंग क्या हुआ वेपर्स, बोले वो वाष्प, एंड स्पायरा मीन्स होता है स्फीयर इन ए लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग ए प्लेनेट। देख लेते हैं। तो वायुमंडल ग्रीक शब्द एटम्स जिसका अर्थ है वाष्प और स्फेरा जिसका अर्थ है गोला, ये हमारा शब्द होता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या होता है, ये ग्रह के चारों ओर गैसों की एक क्या है परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसा कि एक बार हम चित्र में देख लेते हैं, ये वाला आप देखेंगे, ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो इसको छोड़ के जो भी बचा हुआ है ये ऊपर वाला पोर्शन, ध्यान रखें ऊपर वाला पोर्शन, ये क्या हमारा क्या नाम है हमारा एटमॉस्फेयर है, ध्यान रखेंगे ईयर जिसमें उपस्थित होती है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे हम लोग। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे, द इन्वॉल्व ऑफ एयर दैट कवर बोथ द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यानी इसमें कौन कौन से आवरण होते हैं एयर के, तो इसमें तो लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के साथ जो कवर यानी जो आवरण होते हैं उनको हम मिला के क्या बोलते हैं, इसमें एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इन विजुअल फिल्म ऑफ गैसेस विच मिक्स इन एयर एंड सराउंडिंग बाई द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यानी स्थलमंडल और जलमंडल दोनों को ढकने वाली हवा के आवरण को हम वायुमंडल कहा जाता है, या हवा में मिश्रित पृथ्वी से घिरी गैसों की दृश्य फिल्म में को वायुमंडल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। तो एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट ओनली 0.03% वेट ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वह टोटल जो अर्थ होता है हमारा टोटल अर्थ का ये केवल 0.003% पाया था, जबकि वाटर कितना पाया जा रहा था, तो 6.91%, जबकि लिथोस्फीयर सबसे अधिक पाया जा रहा था, जो कितना पाया जा रहा था, जो 93 पॉइंट कुछ था। तो हाईएस्ट हमारा लिथोस्फीयर है, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, और थर्ड नंबर पे क्या है हमारा मास बेसिस पे हमारा है एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे 0.03% वजन के आधार पे होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा एक बार देख लें जो एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो इट इज़ अ कलरलेस, यह रंगहीन होता है। टेस्टलेस मतलब परचक, अगर हम टेस्ट करेंगे तो नहीं होगा। एंड अडरलेस मतलब गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। इट एक्सपेंड्स टू ए हाइट ऑफ, यानी ये कहाँ से ऊंचाई तक फैला है, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1600 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी जो अर्थ सरफेस है उसकी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या फैला हुआ है। तो एक बार हम इसके कंपोजिशन पे देख लेते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर या वायुमंडलीय वायु की संरचना। तो एक तरफ देखते हैं गैसेस बाई द वॉल्यूम बेसिस पे, और इधर देखेंगे वेट यानी भार के अनुसार या फिर वजन के अनुसार। तो कंटिन्यू हम लोग दोनों तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे इस वायुमंडल में सबसे अधिक अगर कोई गैस पाई जाती है तो दोनों तरफ से, चाहे हम वॉल्यूम बेसिस पे देखें और चाहे तो हम वेट बेसिस या वजन के आधार पे देखें, तो कौन सी हमारी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में हमारी 78.08%, जो कि हमारी मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है। और ये हमारी थी ये हमारी जो थी ये थी हमारी वॉल्यूम बेसिस पे, और ये थी हमारी 76.5%, ये थी हमारी वेट यानी वजन के आधार पे। तो ध्यान रखेंगे जो वजन के आधार पे है गैस नाइट्रोजन वह क्या कम पाई जाती है, और जबकि वॉल्यूम बेसिस पे क्या ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी गैस हमारी कौन सी है, दूसरी आती है हमारी O2 बोले तो ऑक्सीजन, जो कि हमारी 20.94%, जो कि हमारे द मोस्ट सिग्निफिकेंट गैस टू मैन, यानी ये मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा गया था ये बात। तो ऑक्सीजन है
तो हालांकि क्वेश्चन में इस तरह से नहीं, उसने इसी तरह से पूछा द गैस सिग्निफिकेंट टू द मैन, यानी मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तब वहाँ पे आंसर क्या था हमारा O2। तो ध्यान रखेंगे। और इधर कितना है 23.1%। कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो कि तीसरे पोजीशन पे जो गैस है वो है हमारी आर्गन। ध्यान रखेंगे CO2 जबकि हमारी क्या है चौथे पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। तीसरे पोजीशन पे क्या है आर्गन, जो कितना है 0.93%। और इधर कितना आता है 1.36% वेट बेसिस पे। उसके चौथी नंबर पे आती है हमारी CO2 गैस, जो कि बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि कभी भी कंपटीशन में, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन और चौथे नंबर पे आएगी हमारी कौन सी CO2। ध्यान रखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर, हालांकि क्रम लिखा हुआ ध्यान रखेंगे, लेकिन वैसे अगर देखेंगे सीरियल में तो परसेंटेज बेस पे तो ये हमारी चौथे नंबर पे CO2 गैस आएगी, जो कि कितनी है 0.033% पाई जाती है। लेकिन जो वेट के अनुसार कितनी पाई जा रही है तो 0.04%। ध्यान रखेंगे इसको। तो और भी गैसेस होती हैं इसके अलावा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एमोनिया हो गया, H2S हो गया, H2S हो गया, SO2 हो गया, O3 हो गया, तमाम गैसें हैं, नियॉन, ये सब। तो ये सब हमारी क्या है निष्क्रिय गैसें हैं, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की संरचना कैसी होती है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको, जो कि हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहली जो गैस है वो सबसे जो नीचे गैस होती है, पहली और नीचे गैस जो होती है सबसे, तो वो होते हैं हमारे श्रोमंडल या बोले तो ट्रोपोस्फेयर। तो एक बार देख लेते हैं इसको डिटेल से विथ फैक्ट के साथ। तो वर्ड है हमारा ट्रोपो, मीन्स होता है मिक्सिंग और टर्बुलेंस, एंड स्फीयर मीन्स द रीजन। यानी ट्रोपोस जो शब्द है उसका शब्द होता है मिश्रण या फिर अशांति, और गोला का अर्थ है क्षेत्र। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं द डोमिनेंट गैसेस इज अकर्स, यानी इसमें कौन कौन सी गैसें डोमिनेंट पाई जाती हैं। तो हमारी N2O2, N2 बोले तो नाइट्रोजन, O2 बोले तो ऑक्सीजन, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड H2O बोले तो जल वाष्प। ये गैसें या फिर जल जो वाष्पिक रूप में होगा, ये हमारी प्रमुख गैसें इसमें पाई जाती हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट देखेंगे इसी का, इट कंटेन अबाउट 80% बाई वेट ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर। ध्यान रखिएगा जो ट्रोपोस्फेयर होता है जो सबकी सबसे नीची लेयर होती है, ये टोटल एटमॉस्फेयर क्या लमसम 80 के आसपास, लमसम 80% के आसपास ये वजन के बेसिस पे पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। एक बार इसको JRF में पूछ लिया गया था इस क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग द एरोप्लेन, जेट प्लेन फ्लाइंग इन दिस लेयर विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी जो हमारे जितने भी प्लेन होते हैं, एरोप्लेन हुआ, जेट प्लेन हुआ, बिना किसी समस्या के इस परत में क्या है उड़ते हैं। इस चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू इसी को देखते हैं द एवरेज हाइट ऑफ दिस लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 14 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल, एट द इक्वेटर इट इज़ 16 किलोमीटर, यानी जो इक्वेटर पे 16 किलोमीटर और एटमॉस्फेयर पे 14 किलोमीटर, एंड 7 से 8 किलोमीटर एट द पोल्स, यानी जो वायुमंडल की सबसे नीची परत, औसत ऊंचाई समुद्र तल से 14 किलोमीटर होती है, भूमध्य रेखा पर ये 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर ये 7 से 8 किलोमीटर होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में 6, अंडर नॉर्मल कंडीशन द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, यानी सामान्य परिस्थितियों में जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वह स्थान से स्थान और मौसम से मौसम में क्या है ये बदलती रहती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू हम लोग इसी को देखते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन and anticyclone occurs in this sphere because of the concentration of almost all the water vapor and aerosol in it. So this layer is called the seat of weather phenomena, यानी सभी लगभग सभी जलवाष्प और एरोसोल की सांद्रता के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बादल बनते हैं, आंधी, चक्रवात, विरोधी चक्रवात और सभी पाए जाते हैं। इसीलिए इस परत को मौसम की घटना का स्थान भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं इसी में द विंड वेलोसिटी इंक्रीज द हाइट एंड अटेन द मैक्सिमम
एट द टॉप ऑफ दिस लेयर, यानी जो हवा का वेग होता है वह ऊंचाई के साथ क्या है बढ़ता है और इस परत के शीर्ष पर ये क्या है अधिकतम प्राप्त करता है। जो सबसे इसके जैसे नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे इसके शीर्ष पर वैसे वैसे क्या है सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो कंटिन्यू हम लोग इसी को देखते हैं। द अनोदर स्ट्राइकिंग द फीचर्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर is that there is a decrease of temperature with increased elevation at a means lapse rates of about 6.5 सेल्सियस पर किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, और 3.6 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट पे। यानी जो सौर मंडल की जो विशेषता ये होती है कि ये लगभग 6.5 सेल्सियस प्रति किलोमीटर या 3.6 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फिट की औसत दर से ये क्या बढ़ती है। कैसे, किसके साथ साथ, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में क्या है कमी आती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसमें क्या है प्रति किलोमीटर 6.5 सेल्सियस क्या है किलोमीटर क्या है ये घटती चली जाएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, है ना। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं इसमें। द मोस्ट ऑफ रेडिएशन रिसीव फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाई द अर्थस्फीयर, सो द ट्रोपोस्फीयर इज हीटेड फ्रॉम द बिलो। यानी जो सूर्य से जो भी रेडिएशन या जो ऊष्मा विकिरण के द्वारा प्राप्त हो रही है पृथ्वी की सतह को, तो उसको क्या एब्जॉर्ब करती है और इसी कारण जो सौर मंडल को नीचे से क्या है गर्म कर देती है, जो कि हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे सौर मंडल को नीचे से क्या है ये गर्म कर देती है सूर्य की जो विकिरण की दर होती है उसके द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं इसको। इन दिस लेयर अबाउट 75% ऑफ टोटल गैसेस एंड मोस्ट ऑफ मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट। यानी इस परत में कुल गैस का 75% हिस्सा गैसेस का और अधिकांश नमी और धूल के कण इसमें क्या मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देख लेते हैं। एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर देयर इज ए साइलो लेयर सेपरेटिंग इट्स फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर विच इज़ नोन एज ट्रोपोपाउच। तो ध्यान रखेंगे जो सौर मंडल के शीर्ष पर एक उथली परत होती है, इसे हम समताप मंडल से जो अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम ट्रोपोपाच के रूप में क्या है जानते हैं। जो सौर मंडल और समताप मंडल से जो अलग करती है उसे क्या कहते हैं ट्रोपोपाच के रूप में हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं इसको। द ट्रोपोस्फीयर द ट्रोपोपाउच लेयर इज थिन, यानी ये पतली होती है, एंड इट हाइट द चेंज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड एंड इन फैक्ट विच इज ए ट्रांजिशनल जोन्स एंड डिस्टिंक्टली करेक्टरिस्टिक्स बाई नो मेजर मूवमेंट्स ऑफ फेयर। यानी जो ट्रोपोस्फीयर जो पतली परत होती है इसकी ऊंचाई अक्षांशों के अनुसार बदलती है। किसके अनुसार? अक्षांशों, बोले तो लेटीट्यूड्स के अनुसार इसकी क्या है अनुसार बदलती रहती है। और वास्तव में यह एक अंतर्वर्ती क्षेत्र है जो स्पष्ट रूप से हवा की कोई बड़ी गति यहाँ पे नहीं होती है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो कि हमारा ट्रोपोस्फीयर से जस्ट ऊपर होता है। तो एक बार देख लेते हैं। इन दिस लेयर एग्जिस्ट अबाउट द ट्रोपोपाउच, यानी ये ट्रोपोपाच के जस्ट क्या है ऊपर होती है। और कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है? ऑन 20 किलोमीटर ऑनवर्ड्स and extend to the altitude of about 15 to 55 किलोमीटर्स। ये परत ट्रोपोस्फीयर लगभग 20 किलोमीटर आगे मतलब ये ऊपर मौजूद है और ये लगभग 50 से 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या फैली हुई होती है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो एरोप्लेन एंड जेट प्लेन फ्लाइंग द वेरी डिफ़िकल्ट, यानी इस लेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर होती है इसमें क्या जो हमारे जो प्लेन होते हैं या फिर जो जेट प्लेन होते हैं जो उड़ते हैं वो क्या इनको इस लेयर में उड़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा लेयर होता है उड़ने के लिए इन सबको? तो वो हमारा होता है पहला लेयर जो कि हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। इट कंटेन अबाउट 15% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर, यानी ये टोटल एटमॉस्फेयर का 15% पाया जा रहा था। कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जबकि जो हमारा पहले वाला लेयर था ट्रोपोस्फीयर वो कितना लमसम 80 के आसपास 80% के आसपास ये टोटल एटमॉस्फेयर का पाया जा रहा था। तो देखेंगे कंटिन्यू इसको, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज ए सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी इस परत को फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया का स्थान भी कहा जाता है।
इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। इन एनी पार्टिकल लोकेलिटीज द टेम्परेचर रिमेन पार्टिकल्स कांस्टेंट एट अराउंड 20 किलोमीटर्स एंड इट करेक्टरिस्टिक एज ए आइसोथर्मल बिकॉज द एयर इज थिन क्लियर ओल्ड कोल्ड एंड ड्राई होते हैं। यानी किसी भी विशेष इलाके में तापक्रम जब 20 किलोमीटर व्यवहारिक रूप से स्थिर रहता है तो इसे आइसोथर्मस के रूप में चिन्हित किया जाता है, क्योंकि ये हवा पतली और साफ, ठंडी और सूखी होती है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं इसको। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इंक्रीज विथ हाइट एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द ट्रोपोस्फियर बिकॉज ट्रोपोस्फियर इज हायर एट इक्वेटर देन द पोलोस्फियर। यानी जो इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ क्या बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। और सौमंडल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि धुओं की तुलना में भूमध्य रेखा पर सौमंडल क्या है, अधिक होता है। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू इसका पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इन द अपर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट एज हायर as those near the earth surface, which is due to the fact that the ultraviolet radiation from the sun is absorbed by ozone in this region। तो एक बार देखते हैं जो सममंडल के जो समताप मंडल होता है उसके ऊपरी भागों में जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वह पृथ्वी की सतह के आसपास के तापमान से लगभग अधिक होता है, पृथ्वी के तापमान से, जो कि हमारी सूर्य से क्या है, अल्ट्रावायलेट की जो विकिरण होती है इस क्षेत्र में, जो कि ओजोन के द्वारा क्या हो जाती है, वहाँ पे अवशोषित कर ली जाती है, जो कि इससे ऊपर होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। द लेस कन्वेक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज इट इज़ अ वार्म एट द टॉप एंड कोल्ड एट द बॉटम। यानी जो समताप मंडल होता है इसमें कम संवहन होता है और इसी के कारण ये शीर्ष पर गर्म होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, ये ठंडा होता है बॉटम की तरफ, और जबकि टॉप पे क्या होता है, ये गर्म होता है। तो कंटिन्यू हम लोग देखते लेते हैं इसको। द अपर बाउंड्रीज ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोपाउच। ध्यान रखेंगे उसको, जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो अपर बाउंड्री को हम क्या कह रहे थे, उसको बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे आप लोग कमेंट में बताइए इस चीज़ को। चलो एक बार बता देते हैं, उसको हम बोल रहे थे ट्रोपोपाउच, इसको यहाँ पे क्या बोल रहे थे, स्ट्रेटोपाउच। तो ध्यान रखेंगे। एंड अबव दिस लेयर देयर इज ए स्टीप राइज इन टेम्परेचर। तो जो समताप मंडल की ऊपरी सीमा को जहाँ पे समताप बंद कहा जाता है, और इस स्तर के ऊपर तापमान में तीव्र क्या होती है, वृद्धि होती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जो भी नेक्स्ट हम जो बात करेंगे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट में, या फिर जो हम इसको स्ट्रक्चर, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। जैसा कि अभी हमने समझा, फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियो में आगे, तब तक के लिए जय हिंद।